Dear students, myself CP Saini, Assistant Professor of Chemistry, Government College, सुजानगढ़। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें हमने लिमिटेशन ऑफ बीबीटी के बारे में अध्ययन किया है। इसके साथ ही स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी की है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, इसी तरह से टेट्राहेड्रल में किस तरह से स्प्लिटिंग होती है। आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि जो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन है, इनमें किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, किसकी CFSC ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में स्टडी करेंगे। अर्थात जो हमने पढ़ा इससे पहले वाले वीडियो में, उसका हम कंपैरिजन यहाँ पर करेंगे। तो देखो, हमने दो पढ़े हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। तो चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, और क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन को चतुष्फलकीय के लिए किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा टी से। टी का मतलब टेट्राहेड्रल का मान अष्टफलकीय क्षेत्र के क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन अष्टफलकीय के लिए क्या होगा? डेल्टा ओ, ऑक्टाहेड्रल की तुलना में बहुत कम होता है। अर्थात डेल्टा टी का मान डेल्टा ओ से बहुत कम होता है। तो इसके देखो क्या क्या कारण होंगे। इसके दो कारण हमने यहाँ दिए हैं। पहला कारण तो क्या होगा कि अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो उस धातु के संपर्क में कितने लिगेंड आते हैं? 6 लिगेंड आते हैं। जब चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो उनके संपर्क में कितने लिगेंड आएंगे? 4 आएंगे। लिगेंड की संख्या जितनी अधिक होगी, रिपल्सन उतना ही अधिक हो जाएगा। इसलिए रिपल्सन किस में ज़्यादा होगा? अष्टफलकीय में रिपल्सन चतुष्फलकीय से अधिक होगा। तो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन किस में ज़्यादा हो जाएगा? अष्टफलकीय में ज़्यादा होगा और चतुष्फलकीय में कम हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों का कंपैरिजन करें एक मैथमेटिकल रूप में, तो टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय में 4 लिगेंड, तो 4 अपॉन अष्टफलकीय में 6 4:6 होगा। तो इसको लिख दिया अपने 4/6, और इनका सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा? 2/3। तो जो चतुष्फलकीय है उसमें विभाजन 2/3 होगा। किसके रेस्पेक्ट में? ऑक्टाहेड्रल के रेस्पेक्ट में। और यदि ऑक्टाहेड्रल के रेस्पेक्ट में आप लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा रूप से लिखेंगे 3/2, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में फिर ऊपर आ जाएगा 6/4, तो उसका सिंपल रेशियो हो जाएगा 3/2। सेकेंड रीजन क्या होगा कि अष्टफलकीय में लिगेंड डायरेक्ट एक्सिस के थ्रू आते हैं। दोनों में देखा था हमने, डी जनरेट 5 डी ऑर्बिटल, जिनको 2 सेट में डिवाइड किया था कि एक्सिस के थ्रू होते हैं 2, वो तो होते हैं dx² y² और dz²। इस सेट को तो क्या नाम देते हैं हम? इजी। दूसरा सेट है dxy dyz एंड dxz। इस सेट को क्या नाम देते हैं? T2g। इस तरह से 2 सेट हैं, T2g और EG। तो जब अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड एक्सिस के थ्रू आते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल में सारे लिगेंड कहाँ आते हैं? एक्सिस के मध्य से आते हैं या बीच से आते हैं। तो एक्सिस के डायरेक्ट संपर्क में आने पर रिपल्सन क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। और रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण अष्टफलकीय में जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन है वो टेट्राहेड्रल की तुलना में अधिक होता है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2/3। तो ऑक्टाहेड्रल में एक्सिस के थ्रू आने पर क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन अधिक हो जाएगा और टेट्राहेड्रल में कम हो जाएगा। यदि दोनों का हम आपस में देखें कि ओवरऑल कितना होगा, तो देखो 2/3 एक तरफ EG के रेस्पेक्ट में, T2g के रेस्पेक्ट में, तो टोटली कुल मिलाकर चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग है, डेल्टा टी का मान क्या हो जाएगा? 4/9 और डेल्टा ओ, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। कई बार क्या करते हैं, इसको अष्टफलकीय रेस्पेक्ट में पूछें तो डेल्टा ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/4 और डेल्टा टी। इस तरह से कभी इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब देखो 4/9, इसका मतलब किसका मान ज़्यादा होगा? डेल्टा ओ का। और ये हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा होती है। और 9/4 का मतलब किसका मान ज़्यादा है? तो भी डेल्टा ओ का। तो हमेशा वैल्यू किसकी ज़्यादा आनी चाहिए? डेल्टा
ओ की। इसलिए 9/4 और 4/9 में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं हो। यदि डेल्टा टी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो 4/9 और डेल्टा ओ के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो 9/4। इसको हम डायग्राम रूप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो इसका डायग्राम बना रखा है। ये बीच में 5d जनरेट डी ऑर्बिटल हैं, इनको एक तरफ ऑक्टाइडल जहाँ डेल्टा ओ लिखा है, तो इसमें देखो एक्सिस के थ्रू आते हैं दो ईजी वाले, तो उनकी एनर्जी तो डी जनरेट से क्या हो गई ज़्यादा। डी जनरेट का एनर्जी लेवल ये है, इससे ज़्यादा, और T2G की क्या हो गई कम। इसी तरह टेट्राइडल में देखो स्प्लिटिंग ऑक्टाइडल की तुलना में क्या दिखाई हमने कम। इसमें बॉन्ड एंगल के आधार पे देखा था हमने, तो T2G में बॉन्ड एंगल कम है तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो 3 को ऊपर बना दिया, और EG में बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो इनकी एनर्जी कम हो गई 2। इस तरह से इन दोनों का कंपैरिजन किया। सेकंड कंपैरिजन है कि धातु आयन चतुष्फलकीय संकुल की तुलना में अष्टफलकीय संकुल आसानी से बनाता है। अर्थात अष्टफलकीय संकुल इजीली बन जाते हैं जबकि टेट्राहेड्रल इजीली नहीं बनते हैं। इसके क्या क्या रीजन हैं? पहला रीजन है कि चतुष्फलकीय में तो कितने लिगेंड आएंगे 4 और अष्टफलकीय में 6, तो 6 लिगेंड जुड़ने पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। या दूसरे वे में बोले अपन 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं तो कम एनर्जी रिलीज होगी। अर्थात बॉन्ड जितने ज़्यादा बनेंगे रिलीज एनर्जी उतनी अधिक होगी और वो कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज किस में हो रही है? अष्टफलकीय में, इसलिए अष्टफलकीय संकुल स्टेबल होते हैं। दूसरा रीजन क्या होगा कि अष्टफलकीय संकुल के लिए CFSE का मान चतुष्फलकीय से अधिक होगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान जो है वो अष्टफलकीय के लिए चतुष्फलकीय की तुलना में अधिक होगा। इसलिए इन दो कारणों से अष्टफलकीय संकुल चतुष्फलकीय की तुलना में आसानी से बन जाते हैं। थर्ड, देखो ये जो कंपैरिजन के क्वेश्चन है ये अलग अलग सब क्वेश्चन अपने आप में, जैसे 1 नंबर का भी क्वेश्चन है, सेकंड भी क्वेश्चन है, थर्ड भी क्वेश्चन है, तो इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। थर्ड है चतुष्फलकीय संकुल सदैव हाई स्पिन वाले होते हैं। अर्थात इनके स्पिन का मान क्या होता है? हाई होता है। हाई स्पिन का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं होता, उनकी पेयरिंग नहीं होती है। तो इसके क्या कारण है कि अष्टफलकीय संकुल बनते समय ये डिपेंड करता है देखो नेचर ऑफ लिगेंड पर। लिगेंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आगे हम सीरीज भी देखेंगे इनकी। लिगेंड 2 तरह के हो जाते हैं, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। तो वीक लिगेंड होने पर डेल्टा ओ का मान क्या होगा? कम होगा। इसी के अपोजिट यदि लिगेंड क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो, तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होने पर डेल्टा ओ का मान अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो तुरंत या फास्टली मेटल के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होने से डेल्टा ओ का मान अधिक हो जाएगा। जिससे इन दोनों से अधिक होने का मान मतलब क्या होगा? EG और T2G दोनों में डिफरेंस अधिक होगा, और डिफरेंस अधिक होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो वहाँ जाना पॉसिबल ना होकर कम ऊर्जा पे कौन सा काम हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की इजीली पेयरिंग हो जाएगी। इसलिए अष्टफलकीय संकुल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, और पेयर्ड होते ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? कम। तो अष्टफलकीय संकुल लो स्पिन वाले संकुल हो जाएंगे। इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है उनमें EG और T2G में डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। तो डिफरेंस कम होने के कारण उनकी पेयरिंग इजीली नहीं हो पाएगी। पेयरिंग ना होकर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में या हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। इसलिए स्पिन का मान ज़्यादा या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या रहेंगे? हाई स्पिन वाले संकुल बनाएंगे, और ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय लो स्पिन वाले संकुल बनाते हैं। ये डिपेंड किस पर करता है? इन दोनों की EG और T2G के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। यदि डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की इजीली पेयरिंग हो जाएगी, तो वो तो लो स्पिन। यदि डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, तो स्पिन का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ये 3 इनके कंपैरिजन थे जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि कब अष्टफलकीय संकुल बनेंगे और कब चतुष्फलकीय संकुल बनेंगे। इसके अलावा
ये कुछ कंडीशन और हैं जिन निम्न परिस्थितियों में क्या बनेंगे, चतुष्फलकीय संकुल बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो देखो ये क्या क्या कंडीशंस हैं जिनके आधार पर चतुष्फलकीय संकुल आसानी से बनेंगे। देखो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, लिगेंड का साइज। लिगेंड का साइज यदि बड़ा हो तो लिगेंड का साइज बड़ा होने पर चतुष्फलकीय संकुल बनते हैं। क्यों? क्योंकि लिगेंड का साइज बड़ा होने पर अष्टफलकीय में तो कितने आते हैं 6 और चतुष्फलकीय में 4, तो 6 लिगेंड और साइज उनकी बड़ी है, तो बड़ी साइज और संख्या अधिक होने से उनमें क्या आ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम विन्यासी बाधा। उस त्रिविम विन्यासी बाधा को कम करने के लिए लिगेंड की संख्या क्या हो जाएगी, कम, और कम होते ही चतुष्फलकीय संकुल आसानी से बनेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है कि यदि लिगेंड का साइज बड़ा हो वहाँ पर अष्टफलकीय की तुलना में चतुष्फलकीय संकुल आसानी से बनते हैं। सेकेंड कंडीशन है लिगेंड वीक होने पर। देखो अब लिगेंड वीक होंगे तो स्प्लिटिंग कम होगी, अर्थात EG और T2G में डिफरेंस क्या होगा, कम, और डिफरेंस कम का मतलब CFSE का मान क्या होगा, कम, और CFSE कम होने पर चतुष्फलकीय संकुल आसानी से बनेंगे। नेक्स्ट रीजन है सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट या तो कम हो सकती है या अधिक, तो कम होगी, तो कम होने पर लिगेंड क्या आएंगे, वो कम लिगेंड को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर पाएगा, और लिगेंड कम आएंगे तो CFSE का मान क्या हो जाएगा, कम, और CFSE कम होने के कारण चतुष्फलकीय संकुल आसानी से बनेंगे। देखो यहाँ पर मान होने, तो इसका मान क्या शब्द जोड़ देंगे यहाँ पर, कम, CFSE का मान कम होने के कारण चतुष्फलकीय संकुल बनते हैं। नेक्स्ट रीजन है D0, D5 व D10। देखो 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हमने, D0, D5 और D10। इन विन्यास वाले धातु आयनों में CFSE का मान क्या होगा, 0 होता है। इनके लिए CFSE कैलकुलेट करना मैंने बताया था स्प्लिटिंग करके, कि जो लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है उसको उनकी अष्टफलकीय में तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4 से, और ऊपर वाले को 0.6 से। तो D0 में 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, D5 में 3 नीचे हैं 2 ऊपर हैं तो उससे भी क्या आ जाएगा 0। इसी तरह D10 में नीचे 6 इलेक्ट्रॉन है और EG में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए भी 0, अर्थात D0, D5 व D10 विन्यास वाले धातु आयनों में CFSE का मान क्या आएगा, 0 होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने टेबल बनाकर इनके बारे में बताया था कि CFSE किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं D1 और D6, इनके लिए भी डेल्टा T और डेल्टा O के मान में अंतर क्या होता है, कम या न्यूनतम अंतर आता है, जिसकी प्रैक्टिकली वैल्यू कितनी है, 0.13। तो अंतर कम होने होता है। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए, D0, D5, D10, D1 और D6। तो D0, D5 और D10 में तो CFSE का मान क्या है, 0। D1 और D6 में क्या है, अंतर न्यूनतम है। तो ये पांचों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिनमें CFSE का मान कम है, वो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आसानी से बनाते हैं। अतः D0, D5, D10, D1 और D6 विन्यास वाले आयन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस तरह से इसमें हमने इनका कंपैरिजन देखा है, टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल के दोनों का कंपैरिजन किस तरह से होगा। इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। इसका PDF भी मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। 3 हमारे सिलेबस में है, ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अपने सिलेबस का PDF भी मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है। सिलेबस को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्या क्या अपने टॉपिक है उनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। थैंक यू।